Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to discuss new topic acceleration due to gravity and now let us start. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट आपका जब अर्थ की तरफ आता है, ठीक है, तो देर इज एन एक्सेलरेशन, तो उसके साथ एक एक्सेलरेशन होता है एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन जो इसका होता है, ठीक है, इस एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट ये है कि ऑब्जेक्ट जो आपका जो आ रहा होगा, ठीक है, टूवर्ड दी अर्थ आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपर टू लोअर आ रहा है, ठीक है, अपर टू लोअर आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो वहां पर आप जो बोल सकते हैं कि उसके पास जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन जो क्रिएट हुआ है उसे आप क्या बोल सकते हैं, सिंपल से वर्ड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप बोल सकते हैं। अगर मैं इसके सिंबल की बात करता हूँ तो इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल जी होता है। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात हम करते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। आपने न्यूटन का सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एफ इक्वल टू एम में, तो यहाँ पर जो ए है, ये ए जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो क्या कर रहा था, एक्सेलरेशन कर रहा था। और अगर मैं ये एक्सेलरेशन क्या कर दूं, ए को जी से रिप्रेजेंट कर दूं, रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तब इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप बोल सकते हैं। तो ये जो न्यूटन का जो फॉर्मूला आपका था वो क्या बन जाता है, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये चीज यहाँ पर क्या करनी है, समझनी है। यहाँ पर आपने किया क्या है कि जो न्यूटन के सेकंड नियम में आपका सिंपल जो एक्सेलरेशन था, उस सिंपल एक्सेलरेशन को आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। ये चीज आपको अपने माइंड में ये याद रखनी है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आपका होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो दोनों चीज़ अगर इसमें प्रेजेंट होती है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। तो आपको ये बातें अपने माइंड में याद रखनी है। आइए हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन, किस चीज़ का डेरिवेशन यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। और दो बॉडी के बीच में वहां पर वो क्या होता है, आपका अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि हमने यहाँ पर दो बॉडी मानी है। एक बॉडी है, उसका मास स्मॉल एम है, और जो आपकी अर्थ है उसका जो मास है वो कैपिटल एम है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपने कितने ली हुई है, आर डिस्टेंस हमने ली हुई है। तो आपका जो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका जो बन जाता है, ठीक है, उस वो कितना होता है आपका, वो हो जाता है आपका F इक्वल टू जी एम वन मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, F इक्वल टू जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। तो न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम में आपका होता है। एम को हमने रिप्लेस कर दिया जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है इक्वेशन नंबर 2, आप यहाँ पर देख रहे हैं F इक्वल टू एम जी। अगर आप यहाँ पर दोनों की कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि दोनों साइड ही आपका क्या है, फोर्स है, तो फोर्स को हम यहाँ पर दोनों साइड से इक्वल रखते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट लाइन आ जाती है वो आ जाती है एम जी इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो स्मॉल एम जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल एम है ये आपका अर्थ का मास है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो बॉडी आप देख रहे हो तो ये यहाँ पर आपके क्या हो जाती है, जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आइए हम इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन को करके देख लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है।
इस ऑब्जेक्ट का मास मैं स्मॉल m ले लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का मास मैं कैपिटल M ले लेता हूँ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, कैपिटल R मान लेता हूँ। तो जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसमें अप्लाई होता है, जो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में हमने जानी थी वो ये हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है कि मास मल्टीप्लाई आपका ए होता है, और ये जो ए है आपका, ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ए को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी कि जी से। तो आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है, आपकी इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी इक्वेशन हो जाती है एक तरीके से F इक्वल टू mg। तो आप यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन से आप यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं तो आपका यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, mg इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर फाइंड करते हैं, ये स्मॉल m से स्मॉल m आपका कट जाता है, तो आपका जो g होता है स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये अर्थ का मास है और अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। आपको ये चीज़ क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये फाइनल रिजल्ट आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये बात आपको अपने माइंड में याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, ये जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कैपिटल जी जो है वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे आप बोलते हैं। ये m जो है ये आपका क्या है, मास है, अर्थ का मास आपका बोला गया है। ये r जो है वो डिस्टेंस है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर आपका रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसे अर्थ की रेडियस आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आपको ये अपने माइंड में याद रखना है। आई होप ये आपके क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्या बैठता है, आपका बैठता है F इक्वल टू, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, आपका फिर से मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ एक बार। देखिए आपका क्या बैठता है, F, सॉरी एक सेकेंड, देखिए आपका यहाँ पर क्या बैठ जाता है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो स्मॉल g है वो एक तो आपका डिपेंड किस पे करेगा भाई, अर्थ का मास। तो अर्थ का मास आपका जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो रेडियस है, ठीक है, जैसे जैसे रेडियस आपकी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक बार। चलिए देखिए यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक तो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, और एक क्या करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। तो दो पर यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझने में हेल्प मिलती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन सभी पर जो है सेम एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो सेम अप्लाई होता है। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान के चलो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर हाइट से आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे टू अर्थ आ रहे हैं, तो वो उन दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन जो लगेगा, ठीक है, वो एक्सेलरेशन उन दोनों के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या लगेगा, सेम अप्लाई होगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखते हैं कि इट वैल्यू ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द अर्थ एंड नॉट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पर ये भी देखा कि आपका जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है, चाहे वो 1 kg हो या फिर 2 kg हो या 3 kg का हो, वो अर्थ की तरफ अगर आ रहा है
तो उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उस चीज पर आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मास के हैं और अर्थ की तरफ अगर आ रहे हैं तो उनका चाहे मार्च मास जो है वो कुछ भी हो, वो क्या करेंगे, उन पर जो अप्लाई हो रहा होगा एक्सेलरेशन उनके मास पर डिपेंड नहीं हो रहा होगा, वो उसे क्या करेगा, सेम एक्सेलरेशन से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो मे वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के आप डिफरेंट पार्ट पर अगर आप देखते हैं तो वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, आप वहाँ पर हर डिफरेंट पार्ट पर आप डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर यानी कि मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना वो ये डिसाइडेड कर देती है कि जी जो डिपेंड करता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ आ रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है वो अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर है, अर्थ के जो सेंटर होता है उससे कितनी डिस्टेंस पर है, उस चीज़ पर वो क्या कर जाता है, आपका डिपेंड करता है। तो देखिए दिस इज बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट। आप सभी को पता है कि जो अर्थ की जो शेप होती है वो क्या नहीं होती है, एक तरीके से आपकी परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। इट इज रेदर फ्लैटेड एट द पोल्स एंड कर्व्ड आउट ऑफ द इक्वेटर। यानी कि अगर आप पोल एंड इक्वेटर अगर आप दोनों देखते हैं तो इन दोनों पर ही आपको जो है यहाँ पर क्या मिलती है, डिस्टेंस आपको डिफरेंट मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका इक्वेटर होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होता है आपका पोल से। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो ग्रेविटी फोर्स जो आपका अप्लाई हो रहा होगा वो आपके इक्वेटर पे क्या लग रहा होगा, मिनिमम लग रहा होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं पोल पर अगर उसे आप देखते हैं तो वो क्या लग रहा होगा, आपका मैक्सिमम लग रहा होगा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बताई गई है कि दो पर्सन अगर डिफरेंट डिफरेंट मास के हैं या फिर सिमिलर मास के आपके हैं, अगर हम यहाँ पर सेम मास के एज्यूम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं एक बार उस इंसान को क्या कर देता हूँ, पोल पर रखता हूँ, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि उसका जो वेट होगा वो मैक्सिमम यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेटर पे रखता हूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पोल की कंपेयर में सेम पर्सन का जो मास होगा वो क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिनिमम दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपको मिनिमम दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा ही यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है, नाम मात्र का, जो कि हमें क्या नहीं होता है, फील नहीं होता है, ठीक है, हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखते हैं वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ग्रेटर होगी आपकी पोल्स पर और लेसर होगी आपकी इक्वेटर पे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो सेंटर से आप पोल की जो डिस्टेंस देखते हैं वो कम होती है, और अगर सेंटर से इक्वेटर की अगर आप डिस्टेंस देखते हैं तो वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। और एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो आपकी क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी सेंटर से तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर आपकी कम डिस्टेंस होगी तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर बताया गया है आपका। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए हाइट एट, मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है और एच हाइट पर वो है अर्थ से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी प्लेस ऑन दी सरफेस। अगर आप अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ की सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर दोनों में क्या देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ज़्यादा होगा, और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर चलेते जाओगे, ऊंचाई पर आप जाते जाओगे, तो आप वहाँ पर ये देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्या होती जाएगी, लगातार डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी आपकी, वो बढ़ती जाएगी। और आप सभी को पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, अगर आप डेप्थ में जाते हैं और गहराई में जाते हैं, अर्थ के सरफेस से आप क्या करते हैं,
अर्थ के सरफेस से आप नीचे जाते हैं, ठीक है, तो नीचे जाते वक्त भी आप यहाँ पर देखते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो यहाँ पर क्या होता है, आपका फॉल होता है, यानी कि कम होता है। ये इसका एक एजप्शन है। और इसी के साथ आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप वैल्यू जी की अगर आप देखते हैं तो इज मोर एट इक्वेटर एंड लेस एट इज पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आइए हम मूव करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंडेड। तो आपकी जो अर्थ होती है वो क्या नहीं होती है, परफेक्ट आपकी राउंडेड नहीं होती है, इट इज स्लाइटली वाइडर अराउंड द इक्वेटर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्टली राउंडेड ना होने के कारण आप यहाँ पर देखते हैं कि अर्थ का जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है, आपका थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो पर्सन इज स्टैंडिंग एट द इक्वेटर इज फर्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर वो काफी दूर होता है, ठीक है, देन एज कंपेयर टू पर्सन। अगर मैं स्टैंडिंग कर दूं नॉर्थ पोल पर, अगर मैं उसे खड़ा कर देता हूँ, तो पर्सन एट द इक्वेटर विल वेट लेस बिकॉज द फर्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वहां पर वो क्या है कि जो पर्सन है वो क्या हो रहा है, आपका जो है इक्वेटर पर है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं पोल के कंपेयर में अगर आप देख रहे हैं तो इक्वेटर काफी फार डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर जो वेट जो फील करते हैं, वेट आपको यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम वेट आपको यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन अगर मैं जी देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो कितनी होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाती है जी की वो कितनी आ जाती है, आपकी 9.8 न्यूटन पर केजी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए फ्री फॉल, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो फ्री फॉल का मतलब क्या बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होता है वो फॉल हो रहा है, गिर रहा है टुवर्ड दी अर्थ। अगर अर्थ की तरफ वो आ रहा है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, और उस पर कोई भी अदर फोर्स उस पर क्या नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रही है, तो तब आप उसे क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉल स्टेट आप उसे बोल सकते हैं। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट इवन रजिस्टर्ड बाय द एयर। तो ये जो फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये एयर भी आपकी एयर के द्वारा भी वहां पर क्या नहीं होता है, रुकावट ये नहीं लाती। यानी कि एयर भी आपका क्या करती है, एक प्रेशर जनरेट करती है, ठीक है। तो उसको भी आप एयर को भी वहां से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तब ये आपका यहाँ पर होता है। और इसकी जो वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ठीक है, आपको ये याद रखना है। वैल्यू ऑफ जी इज सेम ऑन दी अर्थ। अगर आप वैल्यू देखते हैं जी की मास ऑफ द अर्थ, so the equation of motion for the object with uniform motion are valid where acceleration is replaced by g as is given below, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं v इक्वल टू आपकी u प्लस जी टी हो जाता है, s इक्वल टू आपका यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाता है। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है, आप इन्हें देख लेना एक बार। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, इवन थ्रो बोथ दी टर्म, अगर आप देखते हैं इनका साउंड अगर आप देखते हैं तो सिमिलर आपको लगता है, लेकिन यहाँ पर आप इनमें थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। तो देखिए ग्रेविटेशन इज दी फोर्स अकरिंग बिटवीन टू बॉडीज। अगर आप ग्रेविटेशन देखते हैं तो दो बॉडीज के बीच में आपका फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, और अगर आप ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी जो होता है इज ए फोर्स अकरिंग बिटवीन द अर्थ एंड ए बॉडी। यानी कि अर्थ के और कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में आपका क्या होगा, आपका ग्रेविटी अप्लाई होगा। और ग्रेविटेशनल जो होगा वो आपका क्या होगा कि दो दो मास बॉडीज आपके पास होनी चाहिए, आपको लग सकता है। तो देखिए इमेज से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम जो है इसे डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल में आपका क्या लिखा गया है कि आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और दो बॉडीज जो होगी यूनिवर्स के अंदर, चाहे कोई भी दो बॉडीज हो जिनके पास मास हो, उनके बीच में ये फोर्स क्या हो सकता है, आपका अप्लाई हो सकता है। अगर मैं ग्रेविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, और अर्थ के द्वारा वो अर्थ की तरफ क्या हो रही है, पुल हो रही है, ठीक है, ओपी बॉडी, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, एक तरीके से आपको ग्रेविटी बताया गया, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है और वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आपका अट्रैक्ट हो रहा है, टुवर्ड द सेंटर अर्थ के आ रहा है, ठीक है, या फिर अर्थ के सरफेस पर वो है, तो आप वहाँ पर देखते हैं आपका ग्रेविटी हो जाता है। तो आइए हम इस चीज़ को और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो ग्रेविटेशन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स आपका होता है, और ग्रेविटी अगर आप देखते हैं तो ये यूनिवर्सल फोर्स आपका नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देखते हैं, जो यूनिवर्सल फोर्स होता है वो काफ़ी वीक फोर्स होता है, और जो आपका यहाँ पर ग्रेविटी होता है वो काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले देख रहे हैं तो दोनों के आप फॉर्मूले यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ग्रेविटी जो होता है एक वेक्टर फील्ड होता है, एक एरिया बनता है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। जब तक उस एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ की तरफ क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। फोर्स कैन बी जीरो व्हेन द सेपरेशन बिटवीन बॉडीज इज इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं दो मास बॉडी है और दोनों की दोनों जो मास बॉडी है एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखी हुई है, तो उस केस में आपका क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है आपका वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं ग्रेविटी की बात अगर मैं करता हूँ तो ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा सेंटर पे आपकी क्या होती है, सेंटर पर ही आपकी क्या हो पाती है, जीरो हो पाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके लिए दो मास बॉडी होना कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटी की, तो उसके लिए एक मास बॉडी आपकी ही ओनली होनी चाहिए, और वो भी आपकी अर्थ, क्योंकि आपकी जो ग्रेविटी होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर आपकी क्या नहीं होती है, डिपेंड नहीं करती है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया हो।